गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक्टिविटी 1.7 से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था वाटर का। तो हमने देखा था उसके अंदर कि वाटर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है H2 गैस एंड O2 गैस में। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो दो अलग अलग हमने टेस्ट ट्यूब ली थी उसमें एक गैस दूसरे गैस से डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सी ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हुई है आपकी। ठीक है, ये आप सिंपली जो है बैलेंसिंग से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो ये हाफ यहाँ पे लगा दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 1 मोल H2O को आप इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो 1 मोल H2 गैस निकलती है और हाफ मोल आपकी O2 गैस निकलती है। ठीक है, H2 कहाँ निकली थी? तो H2 आपकी सर क्वेश्चन। कैथोड पे निकली। ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा। सर क्वेश्चन फर्स्ट का बता दो सर। क्वेश्चन फर्स्ट का पहले ये देख लो, उसके बाद दोबारा बता देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें देखो पहले, ये H2 गैस आपकी कैथोड पे निकली थी। ठीक है, सर और O2 गैस एनोड पे निकली थी। ठीक है बेटा, तो आप बोल सकते हो कैथोड पे जो गैस निकली हाइड्रोजन इज डबल दैट ऑफ सर इसकी गैस पीडीएफ प्रोड्यूस। भेजोगे ना? ये जो मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर इसकी, हाँ सर, इन क्वेश्चन आंसर की फेयर तरीके से नोटबुक में लिख के भेज देना, जब तो इसको नोटबुक में नोट डाउन करेंगे सर। ऐसे कैसे करें? सर एक्टिविटी तो कर लेंगे सर, आप क्वेश्चन आंसर्स के भेज देना सर, ये जो बीच में है। ठीक है बेटा, कोशिश करते हैं। बाकी आप लिखने की कोशिश किया करो अपनी तरफ से, अपने तरीके से। अभी तो 10th लेवल तक तो जनरली सर आप करवाते हैं, भेज लिखवाते हैं डायरेक्ट। देना। हाँ ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख के भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश किया करो कि अपने आप आपको आंसर लिखना आ जाए। ठीक है, वो बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, अभी समझ लो इनको। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हाइड्रोजन जो है डबल प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा था बस। नेम दिस गैस, तो हाइड्रोजन गैस है ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक सॉल्यूशन बना रहे सब्सटेंस एक्स का। ठीक है, इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश मतलब सफेदी करने में। तो ये सब्सटेंस सफेदी करने में कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने लिख दिया, नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कॉमन नेम पूछते हैं तो क्विकलाइन बोल सकते हैं इसको, क्विकलाइन। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन 1 अबव विद वाटर। ये बोल रहा है कि ये जो एक्स है आपका, इसकी रिएक्शन बताओ वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये आपका बना रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, यह इसका दूसरा नाम हो सकता है लाइम वाटर। कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या, कौन सा नाम कब यूज करना है। तो स्लेक्ड लाइम हम यूज करते हैं जब या तो आपके सॉलिड स्टेट में हो और बहुत ज़्यादा अमाउंट आपने वाटर के अंदर डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, या लेस वाटर हो इसके अंदर, तब आप इसको लिखते हो सिलेक्ट लाइम। और लाइम वाटर कब निकल लिखते हो? इसको लिखते हो एक्वा सॉल्यूशन में, यानी कि पानी बहुत सारा डाल दिया आपने, तब इसको बोलोगे एक्वा सॉल्यूशन को लाइम वाटर। ठीक है, तो ये इसको ये क्वेश्चन जो आपका इस तरह से था। ठीक है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? बोलिए, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को पूरा पढ़ना है। इसमें सिंपली आपने क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, एक्वा सॉल्यूशन। इसके अंदर आयरन नेल सस्पेंड की गई है। ठीक है, आयरन नेल जो है सस्पेंड की गई है। तो इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आई है उनको हमें देखना है। ठीक है बेटा,
तो इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ इस तरह की है। आयरन नेल पहले ऐसी थी और जब आपने सॉल्यूशन में इसको डाल रखा कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम तक, तो ये इसका कलर जो है चेंज हो गया थोड़ा सा, इसका कलर ब्राउन मिल गया आपको, ठीक है। और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने लिया था, ये इनिशियली लिया था, इसका कलर या तो फेड हो जाता है, ठीक है, ये फाइनल है, या तो इसका कलर फेड हो जाता है, ठीक है, या इसका कलर जो है, इसका कलर हो जाता है लाइट ग्रीन, ठीक है बेटा। इसमें केवल एक ही कंडीशन दी गई है फेड होने की, ये आपको दिख रहा है साफ साफ, ये लाइट ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुल मिला के रिएक्शन क्या हुई है, तो रिएक्शन हुई है क्लास आप, स्टार्ट हो जाएंगे, दोबारा कराओगे? हाँ बेटा कोशिश करेंगे, बाकी अभी चीजें समझने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में और भी नई चीजें कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर आयरन आपने डाला, आयरन नेल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस, तो ये रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर बना देता है। अब देखिए ये जो ब्राउन कलर है ये कॉपर की वजह से, आपको पता है केवल एक एलिमेंट है जिसका कलर को ये ब्राउन होता है, ठीक है, वो है कॉपर। तो कॉपर की कोटिंग हो जाती है आयरन नेल के ऊपर, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है, इसकी वजह से कॉपर सल्फेट कम हो गया, कम होने की वजह से इसका कलर फेड हो जाता है या चेंज हो जाता है। साथ के साथ आपका FeSO4 भी बन रहा है, और FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ये आपका लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, इसको पूरा पढ़ना अच्छे से, कोई भी दिक्कत आए तो बाद में पूछ लेना, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप जो है बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख सकते हैं। हमने जो है सारी चीजें की थी, इसके अंदर केवल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे रखी है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था पार्टनर एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो मेन बात समझने की है बेटा, सॉल्यूशन का कलर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि एक तो कॉपर सल्फेट कम हो गया, कॉपर सल्फेट की वजह से ब्लू कलर था, अगर कॉपर सल्फेट कम होता है तो ब्लू कलर फेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा FeSO4 भी बन रहा है, FeSO4 का कलर कैसा है, लाइट ग्रीन है, ठीक है, इस वजह से आपका कलर चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टनर एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे आपने इस एक्टिविटी के अंदर जो है आपने लिया बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का क्लियर सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर सोडियम सल्फेट डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे अपीयर हुए, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके बनते हैं, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं बेरियम सल्फेट के, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन होती है सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट में। इसके अलावा एसिड बेस रिएक्शन भी पढ़ी थी आपने, जो इसके अंदर शायद नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन भी यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये एक्टिविटी 1.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, अगर बोर्ड होता है तो इसको अटेम्प्ट करके देख लेना एक बार बिना पीछे देखे, ठीक है, बिना एक्टिविटी 1.2 देखे इसको अटेम्प्ट करके देखना, और कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रेडॉक्स रिएक्शन में के बारे में यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ, जितना हमने पढ़ा था उसका बहुत कम इस्तेमाल होगा, लेकिन सभी चीज़ों को आप बड़े आसानी से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉपर पाउडर को रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, जस्ट सिंपली हीट करके। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाता है कॉपर पाउडर और बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की कोटिंग होगी, और उसके बाद इस ब्लैक कलर को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हो, हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करते हो, तो ये बना देगा कॉपर वापस से, और ये एक H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, ठीक है। अब देखिए हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन,
ये भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। साथ के साथ आप जो है नए मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये भी बोल सकते हो। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, आप इनको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड में आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करवा रहे हो और कुल मिला के ऑक्सीजन को निकाल रहे हो यहाँ से, ठीक है। ऑक्सीजन को निकाला आपने, तो ऑक्सीजन को निकालना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, कॉपर +2 में है, यहाँ पे 0 में। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इनसे रिलेटेड पूछ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। आप बता सकते हो ना इस फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, करो एक बार अटेम्प्ट। फर्स्ट रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, बताओ जल्दी। रिकॉल करो बेटा चीजों को और बताओ। ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, 0 ऑक्सीडाइजिंग है एजेंट यहाँ पर। कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है। तो इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड रिएक्शन में आप निकालो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सेकंड रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। सेकंड रिएक्शन में आप देखोगे तो हाइड्रोजन जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है और यहाँ पे +1 में चला गया। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे का क्या करवाएगा, रिडक्शन, यानी कि ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट कराएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल डिटेल में, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हमने की थी, ठीक है। लेकिन इन पे ज्यादा फोकस रखना आपने, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी एक बार देखने का मतलब यही है कि इन पे फोकस आपने ज्यादा रखना है। इसमें ये 2 रिएक्शन और दी गई हैं, इसमें भी आप इन दोनों के लिए निकाल के देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करके देखना। इसमें आपने हो गया ऑक्सीडाइजिंग सर। एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और किसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है वो निकाल के देखना है, ठीक है। कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो आप, ठीक है बेटा। इसको करके देखना पक्का, ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। कर ली सर। हाँ, कर लिया। बताओ यस कौन सर। सा है फर्स्ट रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। रिड्यूसिंग एजेंट सर कार्बन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 0 में है और प्रोडक्ट में जाके +2 में हो गया, तो ये दूसरे का रिडक्शन करेगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। यहाँ पे पीछे इसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, ठीक है, इसको भी देख लेना अच्छे से एक बार। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में हमने जो है काफी बड़ा डिस्कशन किया था। कोरोजन जनरली क्या होता है, जो मेटल्स हैं जो अपने जबरदस्ती नेचर से निकाल लिए हैं, तो वो वापस क्या चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। उस चक्कर में वो करोड करते हैं। जनरली आप देखोगे कोरोजन को कार बॉडीज के अंदर, ठीक है। कार की जो बॉडी होती है उसमें आप जनरली देखोगे जहाँ पे टायर लगे होते हैं वहाँ पे जनरली जंग खा जाती है, ठीक है। फ्रिज के जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो भी जनरली रस्ट कर जाता है, ठीक है। रेलिंग लगाते हैं स्कूल्स में और आपके घर में भी रेलिंग्स होंगी बहुत सारी, वहाँ पे भी आपको जंग दिखेगा। शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें भी जंग की बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये हर जगह देखने वाली दिक्कत होती है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, इसको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इसको प्रिवेंट करने के तरीके भी हमने देखे थे। इसको प्रिवेंट करने के तरीके बहुत सारे मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला तरीका हो सकता है ग्रीस या ऑयल अप्लाई करें। दूसरा पेंट, जो कि जनरली हम करते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग हम कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे तरीके हैं रस्टिंग से बचने के। अलोइंग भी बना सकते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। तो अलोय भी बना सकते हैं टू प्रिवेंट रस्ट। तो ये सारा का सारा आपका कोरोजन के बारे में था। कोरोजन के बारे में हमने कॉपर और सिल्वर के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है।
तो वो शायद इसके अंदर ना हो, फिर भी आप उसको जो है एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब बताया था मैंने कि फैट एंड ऑयल जो होते हैं आपके फूड के अंदर, वो ऑक्सीजन के साथ ऑटो ऑक्सीडेशन करके कुछ खराब टेस्ट और स्मेल वाले कंपाउंड प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रेंसिड, ठीक है। और रेंसिड बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है बेटा। रेंसिड के अंदर क्या क्या होते हैं, तो अल्डिहाइड कीटोन होते हैं जनरली, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये 3 चीजें होती थी, मैंने आपको बताई थी। इनकी स्मेल जो है बहुत गंदी होती है, तो जनरली फूड जब खराब हो जाता है तब रेंसिडिटी होती है वहाँ पे। इसको प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंट करने के तरीके मैंने आपको बताए थे। नाइट्रोजन गैस, पफ्ड, जो भी आप जो है पाउच यूज करते हैं, कुरकुरे वगैरह खाते होगे, चिप्स वगैरह, तो उनके अंदर हवा भरते हैं, हवा जनरली नहीं होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। और फूड को अगर एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो स्लो डाउन कर देगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई को आपने लिमिट कर दिया वहाँ पे, ठीक है। रेफ्रिजरेशन भी आप करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी आप डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमने दो पढ़े थे, BHA एंड BHT, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ये 2 आपके एंटीऑक्सीडेंट थे। एंटीऑक्सीडेंट जो है अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन उनका होता है और फूड को बचाए रखते हैं, ठीक है। इस तरह से काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो इसको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना। उसके बाद है क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल के ऊपर, इसलिए उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। और साथ के साथ वहां पे आयरन सल्फेट बनता है। आयरन सल्फेट की बनने से, आयरन सल्फेट अपने आप में क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद सेकंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन वन एक्टिविटी। इसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आपने एग्जांपल देने, तो बहुत सारे एग्जांपल हमने किए थे, ठीक है। वो सारे के सारे हो सकते हैं, ठीक है बेटा। एग्जांपल शायद ये हमने कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं देखा होगा, ये आप लिख भी सकते हो। FeCl3, अगर आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बनाएगा FeOH थ्राइस प्लस NaCl, ठीक है। बैलेंस कर लेना इसको, ये रेडिश ब्राउन PPT बनता है, रेडिश ब्राउन PPT, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये शायद मैंने लिखवाया भी होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कुल मिला के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये सब बातें निकालने हैं आपने, ठीक है। तो भली बात आप कर सकते हैं इन रिएक्शंस को, और हम कर भी चुके हैं पहले, ठीक है। तो अपने आप करके देखना इनको। नेक्स्ट, ये चैप्टर पूरा आपका जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज बचती है, इनमें भी मेन बातें हम एक बार यहीं पे अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन करो बेटा इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन ये ऑप्शनल है, तो आपने जस्ट आंसर बताना है, कौन सा आंसर इसका ठीक होगा। इसको अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ फटाफट। सभी ने अटेम्प्ट करना बेटा इसको। सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिंस प्रेसिपिटेट हमेशा नहीं बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको, लेकिन इसमें एनसीईआरटी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन होती है वो भी। सर A and B। यानी कि ऑप्शन 1 आंसर होगा इसका। यस सर। बेटा बाकी बच्चे, बाकी बच्चे बेटा बी को चेक करो आप, बी नहीं आना चाहिए इसमें, ये ऑप्शन गलत है। यस सर, ये दूसरा सही है सर। दूसरा आएगा इसमें, ये सर, आंसर आएगा इसका। चेक करो बेटा।
यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड को देख लो भाई, ये सही लेड है। यहाँ पे +2 में है और ये 0 में है, यहाँ पे ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो ये बात ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन तो सर डाइऑक्साइड दोनों तो प्रोडक्ट है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका तो हम बोल ही नहीं सकते, प्रोडक्ट में तो आप देखोगे ही नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट है। आप रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हमेशा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो ये बात बिल्कुल गलत है इसकी। सी, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन को देख लो 0 है, यहाँ पे +4 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये कह रहा है कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो ये बात गलत है इसकी। क्यों गलत है, क्योंकि लेड, केवल लेड का रिडक्शन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ए और सी इसमें ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सेकंड आपका, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, ये 2 ही ऑप्शन आप देख पाओगे। पहला ऑप्शन है इसमें डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन, रिएक्शन। हाँ तो इसको बताओ कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका ये है कि इसमें आपको जनरली एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, और एलिमेंट क्या करेगा, इस कंपाउंड में इसको निकाल देगा बाहर और खुद आगे बैठ जाएगा, तो यही हुआ। आयरन का ऑक्साइड था, आयरन की जगह खुद आगे बैठ गया एल्यूमिनियम और आयरन को निकाल दिया बाहर, तो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है बेटा। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, तीसरा ऑप्शन है नो रिएक्शन टेक प्लेस, और चौथा ऑप्शन आपके पास आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। सर इसकी भेजोगे क्या पीडीएफ इनकी भी, एक नहीं भेजो? ए ऑप्शन शायद भेजेंगे भाई, बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन देखिए यस सर। अभी मैं समझाने का काम कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, और लगभग 99% मैं इसकी पीडीएफ भी भेजूंगा विद आंसर। देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl+, ठीक है। आयरन फिलिंग, इसका मतलब आयरन सॉलिड यूज कर रहा है, तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब इस रिएक्शन को पहचानने का तरीका है, अगर ये इसको डिस्प्लेस कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो आप चेक करेंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, ठीक है। अब आपको देखना कि आयरन क्या हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एज हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ये बना लेगा आपका आयरन क्लोराइड, यहाँ पे बनता है FeCl2, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है बेटा, ये करना आपने। अब शायद ये भी क्वेश्चन था आपका पहले कि आयरन जो है क्लोरीन को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाता, ये क्वेश्चन आपने शायद पूछा था पहले किसी ने, तो इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए आयरन की टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की, ठीक है, आयरन जो है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन लॉसिंग टेंडेंसी, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जो है ये पहले से इलेक्ट्रॉन गेन करके बैठा है, अब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं सकता, ठीक है। तो आयरन को अगर क्लोरीन की जगह जाना है तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है, या क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो क्लोरीन इस हालत में है नहीं, क्लोरीन मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी रीच कर चुका है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आयरन जो है कभी भी क्लोरीन की जगह नहीं जा पाएगा क्योंकि ये लेने लायक अब बचा नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन +1 में है,
ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेके अपने आप को रिड्यूस कर सकता है और बन सकता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर अटैक ना होने की बजाय हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होती है और क्लोरीन जो है एक स्पेक्टेटर बन के रह जाते हैं। ठीक है, ऐसे आयन जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। ठीक है बेटा, ये बात लिख लेना, ये कभी कभी जो है मिलती हैं चीजें। स्पेक्टेटर आयन, द आयन which do not take part in reaction but are present। ऐसे आयन जो कि रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं लेकिन वहां पे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के आयन को हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन्स। ठीक है, तो क्लोरीन केवल देखता रहता है क्या चल रहा है, बस इसका इतना सा काम है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। इस तरह के आयन को स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो लिख लेना इस चीज को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कैसे लिखना है, बाकी लिखा हुआ देखते हैं, कहीं मिल जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा या मैं लिखने की कोशिश करूंगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, क्यों करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है जितने एटम रिएक्टेंट साइड में उतने एटम प्रोडक्ट साइड में हो, इसी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है। दूसरा ये पूछ रहा है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि आपका मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करता रहे। ठीक है, यानी कि जितना मास आपने लिया था उतना ही मास आपको प्रोडक्ट में मिले। ठीक है, इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम तभी केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन तभी बोलते हैं जब वो बैलेंस्ड हो। ये कंडीशन भी हमने लिखी हुई। ठीक है, तो ये बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। आपने क्या करना है, ये वर्ड फॉर्म दे रखी है इनकी, इनके सिंबॉलिक फॉर्म लिखने हैं और इनको जो है बैलेंस करना है। तो सबसे पहला हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब N2 गैस होता है। टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया का मतलब NH3 होता है। ठीक है, ये आप लिख दोगे इस तरह से। उसके बाद इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का तरीका, बहुत सारे तरीके बताए थे, कोई भी तरीका इस्तेमाल करो सबसे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 अगर लगा दो तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इनटू एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब H2S। ठीक है, बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर, एयर का मतलब आपको सिंपली O2 गैस लिखना है। ठीक है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, इसको आपने बैलेंस करना है, बैलेंस कर ही सकते हो, शायद ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपकी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट आपके पास बेरियम क्लोराइड विद एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का मतलब Al2SO4 थ्राइस, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसको आप बैलेंस कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 6 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 3 लगा दो और यहाँ पे 3 लगा दो, ये होगी बैलेंस। नेक्स्ट आपके पास पोटासियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपके पास रिएक्शन, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लगा दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इनको आपने बैलेंस करना। तो
आसान सी चीज है, इनको बैलेंस करके देख लेना, मैं इनको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इनके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो कुल मिला के इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास CaOH ट्वाइस होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिविंग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। इसको आपने बैलेंस करना है। जिंक प्लस एल्यूमिनियम जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये आपको देगा जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, इसको आपने बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये आपको देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, इसको आपने बैलेंस करना है। नेक्स्ट है, अब ये तो हम कर ही चुके हैं पहले, बेरियम क्लोराइड, वही बार बार रिएक्शन आ रही है, केवल इसमें स्पेक्टेटर आयन जो है अलग हो जाते हैं। पोटासियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट का मतलब ये K2SO4, ठीक है, ये बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस KCl, इसको आपने बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच। इनमें टाइप ऑफ रिएक्शन आपने बताने, ठीक है। तो सबसे पहला पोटासियम ब्रोमाइड, ब्रोमियम बेरियम आयोडाइड, पोटासियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड BaI2, ठीक है, ये बनाता है पोटासियम आयोडाइड Ki एंड बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ये आपका सॉलिड बनता है। ये टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है कौन सी, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट से एक सिंगल सब्सटेंस से आपके दो सब्सटेंस बन रहे हैं। जिंक कार्बोनेट से आपका बन रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको क्या बोलोगे, डिकम्पोजिशन, ठीक है, या थर्मल डिकम्पोजिशन जनरल। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। नेक्स्ट मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। मैग्नीशियम, इसके फॉर्मूले भी पूरे लिख सकते हो, मैग्नीशियम प्लस HCl गिविंग मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये पूरा का पूरा है। और बाकी ये वाला मैंने क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ओवरऑल हीट रिलीज होती है, ठीक है, और एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें ओवरऑल हीट गेन की जाती है, कंज्यूम होती है, ठीक है। दोनों का एग्जांपल देने, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल कोई भी कंबशन रिएक्शन बोल दो, कार्बन को हमने हीट किया, ठीक है, और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ओवरऑल हीट यहाँ पे रिलीज होती है। कुछ एनर्जी आपको पहले देनी पड़ती है, लेकिन जो एनर्जी निकलती है वो इसको कंपनसेट करती है, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी निकलती है यहाँ से। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक जो एनर्जी गेन करे। एंडोथर्मिक का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कार्बन जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये भी क्या है, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, और डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, उनमें से कोई भी एग्जांपल आप लिख लें, इसको बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सोथर्मिक क्यों होता है, तो ये सिंपली आपने बताना, क्योंकि रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट करवाते हो और ये बनता है CO2 प्लस H2 और साथ में बहुत सारी एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये एटीपीज की फॉर्म में निकलती है और इसको हम बहुत सारे काम करने में यूज करते हैं, चलने फिरने बैठने सब में, ठीक है, पढ़ने में, सभी कामों में इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं, तो ओवरऑल एनर्जी इस सिस्टम में निकलती है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन है, और ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी है। ये क्या है, ये डिकम्पोजिशन है। ठीक है, और H2 और O2 को रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे H2O बनेगा। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। हाँ बेटा, एंडो का सिल्वर ब्रोमाइड इन सनलाइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो तीनों का एग्जांपल बता रहा है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो तीनों को बता सकते हो बड़े आराम से। हीट का, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। दूसरा लाइट का, तो लाइट का मैंने आपको बताया था, सिल्वर क्लोराइड को आप जो है लाइट के प्रेजेंस में रखो, सिल्वर ग्रेस कलर का सब्सटेंस बनेगा, साथ में क्लोरीन पैरेट ग्रीन कलर की गैस बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी, तो H2O को एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, ये बना देगा H2 + O2। कहाँ कहाँ बनता है, एनोड कैथोड, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हर एक का एग्जाम्पल बताना था, एग्जाम्पल बताओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, पार्टनर एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन, इन रिएक्शंस के लिए इक्वेशन लिखनी है, तो एक एक एग्जांपल कोई भी बता सकते हो। नेक्स्ट आपके पास, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। यानी कि कॉपर को जो है आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो और ये बन रहा है कॉपर नाइट्रेट साथ में सिल्वर। ठीक है, साथ में सिल्वर, तो ये आपकी रिएक्शन हो रही है। वैसे इस रिएक्शन में सिल्वर आपको निकल जा रहा है। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है हम दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस रिफाइनिंग वर्ड को थोड़ा कंट्रोल में रखना, बाकी आपको बताइए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, टाइम हो चुका अपना। बाकी जो क्वेश्चन है उनको एक बार अटेम्प्ट कर लेना, और उसके बाद हम जो है रेजोनेंस वाला मटेरियल उठाएंगे, उसको भी पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे एक बार। कोई भी डाउट हो तो